हेलो हेलो दोस्तों, आज हम दूसरा दूसरा पार्ट कन्वर्जन सीरीज़ का अपलोड करेंगे, मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस। ओके, एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, तो उसके पास सीक्वेंस होगा। तो इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होने के लिए, ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट होगा, पर कन्वर्जेंट होना इसका दो दो फैक्टर्स पर डिपेंड है, एक स्पेस और एक मैट्रिक। तो यहाँ पर जो x है ये स्पेस है और d क्या है, यहाँ पे ये मैट्रिक है। इस चीज़ पर क्या ये डिपेंड है, इसका क्या होना, कन्वर्जेंट होना। ओके, और इसके हम एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे। देखो कैसे ये चीज़ कह सकता हूँ मैं। देखो एग्जांपल है पहला कि x हमारे पास स्पेस है, मतलब कि रियल नंबर विद यूजुअल मैट्रिक। आर यूजुअल का मतलब है रियल नंबर विद यूजुअल मैट्रिक। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे xn, और वो क्या है, किसके इक्वल है, 1/n के। अब आपको पता है कि जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी, ये सीक्वेंस जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो इसका मतलब कि किस पे कन्वर्जेंट कर रही है, जीरो पे, और जीरो इस स्पेस के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज करेगी, अगर वो पॉइंट स्पेस के अंदर आता है तो क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट है। अब मान लो, अब ये हमारा स्पेस है x0,1, x0,1, इसमें क्या है, देखो xn वही सीक्वेंस है सेम, ये किस पे, जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है। पर इस स्पेस के अंदर जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं है, जीरो होता ही नहीं है, तो क्या ये कन्वर्ज करेगा स्पेस के अंदर, नहीं, नॉट कन्वर्जेंट। तो हमें यहाँ से पता चल गई कि जो सीक्वेंस का कन्वर्जेंट है वो किस पे, स्पेस पर डिपेंड है। ओके, यहाँ से स्पेस का एग्जांपल मिल गया कि स्पेस पर डिपेंड है। ओके, अब आता है कि हमें इस पर भी दिखाना है कि मैट्रिक पर डिपेंड है कि नहीं, कन्वर्जेंसी ऑफ द सीक्वेंस मैट्रिक पर डिपेंड है कि नहीं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें देखो हम एग्जांपल लेते हैं, ये वाला स्पेस लेते हैं, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, सही है ना, डिपेंड ऑन 0,1। इसका मतलब है कि सभी कंटिन्यूअस फंक्शन जो इस पर डिपेंड हो, किस पे, 0 से 1 पर, क्लोज इंटरवल 0 पर 1 पर, तो c 0,1। ओके, अब इसमें क्या है, ये क्या है, इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो फंक्शंस होंगे, तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस होगा, ये होगा fn, फंक्शन ही है, तो क्या है fn, तो इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो f1 f2 f3 f4 है, तो fn, ये सब क्या फंक्शन मिल जाएंगे ना हमें। तो ये सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो फंक्शन ही होंगे, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, वो भी कैसे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ओके, तो इसमें देखो, अब इसमें हम मैट्रिक देखते हैं। मैट्रिक क्या, देखो डिफाइन है किस पे, इस वाले पे, ये फंक्शन है, और ये किस तरीके से डिफाइन है, एफ एन टी इजकल टू ई की पावर माइनस एन टी फोर, मतलब ई की पावर माइनस एन टी है, और हर एन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, एन की कंडीशन बता दी है कि नेचुरल नंबर से आ रहा है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये। अब कुछ नहीं है, अब हम क्लेम करते हैं। हमें क्लेम क्या करना है, देखो स्पेस सेम रहेगा, मैट्रिक चेंज होगी। तो फर्स्ट टाइम पे हम मैट्रिक लेते हैं इंटीग्रल मैट्रिक के रेस्पेक्ट में ये कन्वर्जेंट होगा, कैसे, देखो d1 fn, 0, d1 fn, 0, मतलब कि देखो fn और 0, तो इस तरीके से लिखते हैं ना मैट्रिक को, जैसे dx, y, ऐसे ही इसे हम क्या लिख सकते, डी fn, 0। ओके,
जब हम करते हैं इसे तो देखो इंटीग्रल मैट्रिक में ये होता है 0 से 1 एफ एन, मतलब कि इसका ये एफ एन मतलब ये वाला फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में, और ये 0 फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में माइनस से है, ये होता है इंटू डी टी। ओके, अब देखो इसमें क्या है, अब एफ एन की वैल्यू रख दो, क्या आएगी ई की पावर माइनस एन टी है, ये हमने डिफाइन किया था कि एफ एन टी है, इस एफ एन की देखो एफ एन टी किस तरीके से डिफाइन है, ई की पावर माइनस एन टी, और यही एफ एन टी यहाँ पर है। ओके, अब इसको हम क्या रख देंगे, एफ एन टी की जगह क्या रख देंगे, ई की पावर माइनस एन टी, और जीरो फंक्शन पर क्या होगा, जीरो ही आएगी वैल्यू, इसीलिए हम लें या ना लें एक ही बात है, नहीं तो एक स्टेप और जुड़ जाएगा ऐसे लेंगे तो इसीलिए क्या है हमने नहीं लिखा ये। अब इसे क्या इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 1/n ई की पावर माइनस एन टी, 0 से लेके 1 तक इसकी लिमिट। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है, हाँ अब देखो, अब क्या है देखो ये 1/n, तो अब हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे। ओके, यहाँ से हमने लिमिट की वैल्यू रख दी। अब क्या है, लिमिट की वैल्यू रखने के बाद क्या वैल्यू आई, 1/n 1 माइनस e की पावर माइनस n, ये टेंड कर रहा है 0 पे, जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही n को तुम इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो ये इंटीग्रल, ये जो है मैट्रिक, जो इंटीग्रल मैट्रिक की वैल्यू है वो किसकी तरफ टेंड कर रही है, 0 की तरफ। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब कि एफ एन क्या है, एफ एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है इसके रेस्पेक्ट में, इंटीग्रल मैट्रिक के रेस्पेक्ट में। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हम देखें कि मैक्स मैट्रिक के रेस्पेक्ट में, मैक्स मैट्रिक के रेस्पेक्ट में ये जो फंक्शन है, ये जो सीक्वेंस है एफ एन, वो 0 पर कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये हम अभी दिखाते हैं क्यों नहीं करेगा है। देखो इसमें देखो मैक्स मैट्रिक क्या है, डी इन्फिनिटी, हम इस तरीके से नोट करते हैं मैक्स मैट्रिक को। ओके, देखो डी इन्फिनिटी एफ एन कॉमा 0, मैक्स और टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर जो टी है 0,1, तो मतलब कि डिस्टेंस तो यहाँ से आएगी ना, वही है सेम, यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है माइनस में, इसीलिए क्या है डायरेक्ट ये लिख दिया ई की पावर माइनस एन टी मॉड में। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही तो बाहर आएगी, वही तो इसके इक्वल होगी मैक्सिमम ऑफ इसका। इसमें जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम है तो क्या आएगा, मान लो 1 ही तो आएगा। देखो n की वैल्यू तुम 0 रखो तो क्या आ जाएगी, ऊपर e की पावर 0 हो जाएगी तो 1 आ जाएगी। अगर तुम n की वैल्यू कुछ भी रखते हो, n की वैल्यू तुम नेचुरल नंबर है तो 2 रखोगे तो -2 e की पावर -2t, और माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा अपॉन में 1/e की पावर -2t, वो 1 प्लस में हो जाएगी पावर। तो एक तरफ से देखो जो इन्फिनिटी की तरफ जा, 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ये है 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो इसका मतलब कि देखो ये है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 आएगी। ओके, ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, 1 के। पर ये कन्वर्ज किसकी ओर करना चाहिए, देखो हमने यहाँ 0 लिया है तो यानी कि 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। ओके, पर ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे। ओके, और 1 इसकी कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है एफ, ये जो सीक्वेंस है, ओके, ये जो सीक्वेंस है एफ एन, ये कन्वर्जेंट नहीं है किसके रेस्पेक्ट में, मैक्स मैट्रिक के रेस्पेक्ट में। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो कन्वर्जेंसी है सीक्वेंस की वो किस पर डिपेंड है, एक तो स्पेस पर डिपेंड है और मैट्रिक पर डिपेंड है, ये हमने अभी देखा। ओके, अब आते हैं हम एक थ्योरम करते हैं इसकी लिमिट के ऊपर। ओके, इसकी लिमिट क्या कहती है,
अब मैट्रिक स्पेस है हमारे पास, ये थ्योरम कहती है मैट्रिक स्पेस है। उस मैट्रिक स्पेस के अंदर एवरी सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस क्या होगा, उसके पास यूनिक लिमिट होगी। इस मैट्रिक के स्केल्स के अंदर हर एक सीक्वेंस के पास एक यूनिक लिमिट होगी। अब भाई यूनिक लिमिट होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक की स्पेस के अंदर सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सीक्वेंस। कैसा, कन्वर्जेंस सीक्वेंस लेना पड़ेगा। इसने क्या कहा, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, ये गिवन है। देखो क्वेश्चन डेरिवेशन हुई और जो क्वेश्चन हुआ, इसमें दो चीज पर ध्यान रखो, दो चीज पर अप्रोच रखो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहला गिवन क्या देके रखा है, दूसरा कि प्रूफ क्या करना है, ये इस चीज पर ध्यान रखो। ओके, अब देखो हमें गिवन है कन्वर्जेंस सीक्वेंस, तो हमने ले लिया क्या, कन्वर्जेंस सीक्वेंस। ओके, इसी से निकलेगा आगे का प्रोसेस। ओके, अब ये कह रहा है यूनिक लिमिट, यूनिक लिमिट होनी चाहिए, तो इसके हमने कंट्रेरी, इसके विपरीत हमने क्या ले ली, दो अलग अलग लिमिट्स ले ली, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए एक्स एंड वाई। ओके, जिस पर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, यानी कि एक्स एन कन्वर्जेस टू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स एंड वाई, दो अलग अलग पॉइंटों पर क्या ये कन्वर्ज कर रही है, हमने इसके ये विपरीत ले लिया। ओके, क्योंकि यूनिक प्रूफ करना है तो हमने अलग अलग ले लिया। क्या इन दोनों को ये सेटिस्फाई करेगी? अब आपको पता है कि दो अलग अलग पॉइंट पर डिपेंड करेगी, और ये सीक्वेंस कैसा, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लिख दी, इस एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में, दो लिमिट है ना, दो लिमिट आ गई, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन चाहिए, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर ईच एप्सिलॉन। ये देखो ये जो डेफिनेशन है कन्वर्जेंट है तो ये लिखनी पड़ेगी, फॉर ईच एप्सिलॉन। अब देखिए दो लिमिट है तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हर एक एप्सिलॉन के लिए फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n1 एंड n2। तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स n1 और n2 क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे इसके हर एप्सिलॉन के लिए। ओके, क्योंकि एप्सिलॉन के n1 और n2 एप्सिलॉन पे डिपेंड, मतलब इन दोनों में क्या है, डिपेंडेंसी होती है। ओके, अगर ये होगा तो ये होना पड़ेगा, ये होगा तो ये, समझे। तो हमने डेफिनेशन लिख दी कि सच दैट जब x था तो dx n कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल स्मॉल n कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल n1 से। ये डेफिनेशन इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में n1 है और y के रेस्पेक्ट में n2 है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, dx n कॉमा बाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल स्मॉल n ग्रेटर देन n2 से। तो ये किसके रेस्पेक्ट में हो गई, ये y के रेस्पेक्ट में, जब y लिमिट है इसकी। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, इसका n1 और n1 और n2 का मैक्सिमम लेना है हमें। ओके, हमें क्या लेना है, इस n1 का और n2 का हमें क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो हमने क्या ले लिया, इसका मैक्सिमम ले लिया n, कैपिटल n1 और n2 का मैक्सिमम ले लिया, अब कुछ नहीं है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दिखानी है। ओके, अब देखो कुछ देखो, ये है ये क्या है, dx कॉमा बाई, यानी कि अगर इधर की साइड, इस साइड एप्सिलॉन आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू बाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू बाई हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगी, एक यूनिक लिमिट आ जाएगी। ओके, तो x इक्वल टू बाई कब होगा, जब इधर साइड क्या हो जाए, एप्सिलॉन आ जाए। ओके, देखो हमारे पास x कॉमा बाई है, अगर बीच में हम क्या xn इंट्रोड्यूस कर दें, ओके xn इंट्रोड्यूस कर दें, तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉमा xn और xn कॉमा x, क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं। मैट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। ओके, ये हमने शुरुआत वो उसमें मैट्रिक की डेफिनेशन में है ये। ओके, तो इसीलिए हमने xn और इधर भी xn क्या इंट्रोड्यूस कर लिया, तो xn कॉमा x प्लस dxn कॉमा बाई। ओके, तो ये इससे बड़ी होगी वैल्यू। अब ये हमने देखा था ऊपर अभी कि dxn कॉमा x किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 से, और ये भी dxn कॉमा बाई, ये भी किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 से। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 2, पर ये क्या हो जाएगा,
ये ग्रेटर देन का है, मतलब इससे बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। इससे बड़ा तो ε/2 है, इससे भी बड़ा ε/2 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ε/2 प्लस ε/2 रख दिया और ε/2 रख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ओके, ये मिलेगा ना। अब एप्सिलॉन मिल गया, क्यों, हमने क्या लिया था यहाँ पे, फॉर ईच एप्सिलॉन। अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं लेते, कुछ और ले लेते, तो वो इधर की साइड आना चाहिए था। ओके, अब यहाँ एप्सिलॉन लिया है हमने, ओके, एप्सिलॉन लिया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आ गया। अब भाई तो ये देखो, एक तरीके से ये किसकी ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन बनी, यानी एक्स टेंडिंग टू बाई या बाई टेंडिंग टू एक्स, यानी कि एक्स किसके इक्वल हो गया, बाई के इक्वल हो गया। तो एक्स इक्वल टू बाई हो गया। और ये तो दोनों अलग अलग लिमिट थी, डिस्टिंक्ट लिमिट थी, है अलग अलग दो लिमिट थी। पर ये देखा तो हमने क्या हुआ, जब दो अलग अलग लिमिट ली तो ये तो इक्वल आ गई बाद में। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिट यूनिक है, यूनिकनेस ऑफ लिमिट को ये वो रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। ओके, यही है। तो यह हमारे साथ ये प्रूफ खत्म हो गया कि x, d एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस हैज एक क्या है, यूनिक लिमिट। ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं अगली थ्योरम पे। ये थ्योरम है, ये सबसे सिंपल थ्योरम है। पिछली वाली भी सिंपल थ्योरम थी कि हमारे पास क्या है, x, d क्या एक मैट्रिक स्पेस है x, d मैट्रिक स्पेस है और इसके अंदर क्या है, वही है, कन्वर्जेंट है, सेम है। इसे बाउंडेड दिखाना है, उसे क्या दिखाना था, यूनिक लिमिट पिछली वाली में। अब इसे हमें क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। अब भाई बाउंडेड है तो भाई एक चीज बताओ, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसमें क्या है, क्या करेंगे, कोई दो सीक्वेंस ले लेंगे, है कोई दो सीक्वेंस ले लेंगे तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो फाइनाइट आ जाए तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट आ गई तो वो हो जाएगा क्या, चलो इसे करते हैं। तो हमने क्या किया, कन्वर्जेंस सीक्वेंस लेना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन है। गिवन पर ध्यान दो, xn क्या है, सीक्वेंस है सच दैट xn टेंडिंग टू x बिलोंग्स टू कैपिटल X एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट द xn, x लेस देन ε/2। एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन की जगह पे आ गया है 1/2। एक हमने एप्सिलॉन की वैल्यू का ले लिया, 1/2 ले लिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन कैपिटल N से। ओके, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये पूरी की पूरी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। इसे देख के घबराओ मत, यहाँ पर कन्वर्जेंट दे के रखा है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लिख दी, ये कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं लेना, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसका मैक्सिमम हमने ले लिया स्मॉल r है, स्मॉल r इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1/2 dxn, x। ओके, फॉर ऑल n क्या है, 1 और 1 से बड़ा है और कैपिटल N से छोटा है ये। और अब देखो, तो इस 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं स्मॉल r। ओके, स्मॉल r रख देंगे तो यही है, इसमें रख दिया है बस, मैक्सिमम कुछ नहीं है, ये कंडीशन हम लिख ही देंगे। अब देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देंगे बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से क्या होगा, हमने नहीं बताया था, दो सीक्वेंस को लेना है, दो सीक्वेंस xn और xm लेना है। अब बीच में x को इंट्रोड्यूस कर देना है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये इस पर इस साइड दो टर्म मिल जाएंगे हमें, xn, x प्लस dx, xm। ओके, अब ये भी क्या है, इससे देखो ये वाला xn, x लेस देन r, ये हमने किया था ना, तो xm, x और d xm, x n के साथ r से छोटा है तो m के साथ भी r से छोटा होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये किससे लेस देन है, ये भी r से लेस देन है, ये भी r से लेस देन है, दोनों तरफ क्या लिख दिया हमने, r प्लस r। ओके, और ये कितना हो गया, 2r। ओके, और r क्या है, कोई मैक्सिमम डिस्टेंस है, हमने अभी देखा था यहाँ पे अभी हमने देखा था r क्या है, मैक्सिमम है। तो यानी कि तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कि ये डायमीटर का काम करेगा इसके लिए। तो यानी कि जो डायमीटर ऑफ रेंज सेट का जो डायमीटर है इस सीक्वेंस का xn का, वो किससे बाउंडेड हो गया, 2r से। ओके, इसीलिए क्या होगा, ये बाउंडेड हो गया। ओके, क्या हो गया, बाउंडेड प्रूफ हो गया,
कुछ नहीं है, यही है कि दो सीक्वेंस लेना है, उनके बीच की डिस्टेंस हमें क्या है, बाउंडर दिखा देनी है। वो डिस्टेंस बाउंडर है तो इसका मतलब कि जो सीक्वेंस का जो डायमीटर होगा, रेंज सेट का जो डायमीटर होगा, इस सीक्वेंस को हम रेंज सेट में लिख सकते हैं, इसको xn को, तो क्या हो जाएगा, उसका जो डायमीटर होगा वो 2r आ गया। तो इस तरीके से बाउंडर है ना, इनफाइनाइट तो आया नहीं है, इनफाइनाइट आया तो बाउंडर नहीं होता, तो ये क्या हो गया, बाउंडर हो गया। ओके, अब हम अगले चैप्टर में, वो अगले लेक्चर में हम करेंगे आगे की थ्योरम्स। ये फिर कुछ नहीं है, ये छोटा सा रह गया ये पार्ट, बस खत्म होने वाला है। ओके, बाय।